हाँ जी, हमारा जो बिजनेस स्टडी का एग्जाम है वो फाइनली हो चुका है ओवर, और तीनों ही सेट का जो पेपर आया था वो बहुत ही मॉडरेट लेवल का आया था, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें मुश्किलें नहीं थी। हम इस वीडियो में क्या देख रहे होंगे, फटाफट से देखेंगे कि किसकी क्वेश्चन का क्या क्या आंसर होना चाहिए था, जिसके अंदर हम सेट नंबर फर्स्ट, सेट नंबर सेकंड भी, जैसे ये सेट नंबर सेकंड है और सेट नंबर थर्ड, तीनों के आंसर डिस्कस कर रहे होंगे। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस तो ऊपर नीचे मेजॉरिटी होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन अलग भी होते हैं, तो फटाफट से हम तीनों सेट को ऐसा करने वाले हैं। रीजन बीइंग आप अकाउंट्स के लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें अपने दोस्तों से डिस्कशन करने में कि क्या आंसर होना चाहिए, तो आप फटाफट से अपने पेपर को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और कुछ क्वेश्चन के 2 आंसर्स पॉसिबल है, तो उसमें आपस में एक दोस्तों से बहस करने की जरूरत नहीं है, आपको सीबीएसई के आंसर की का वेट करना है, बस बात खत्म, जो कि जल्दी ही रिलीज कर देंगे वो। हम आते हैं क्वेश्चन पे सीधा। थोड़ी देर बाद आपको बिजनेस स्टडी के बाद आपको अकाउंट्स के बारे में सारी चीजें पता चलेंगी, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे अगली जितनी भी छुट्टी आपको मिली है 31 तारीख तक, उसमें कैसे रिवीजन करना है, वो सारी चीजें आपको पता चल रही होगी। इस पार्ट में हम सेट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को इसमें सॉल्व कर रहे हैं। फटाफट से आपको आंसर बताया जाएगा। एक सेकेंड, हम आ जाते हैं सबसे पहले सेट नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन, द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन। इसका मतलब स्टाफिंग का क्वेश्चन है। सिलेक्शन डिसीजन के बाद अगला स्टेप पूछा है आपसे कि अगला स्टेप कौन सा होता है। तो जैसे ही हम सिलेक्शन डिसीजन कर लेते हैं उसके बाद हम करते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली। यहां पर फ्यूचर इवेंट से हमसे पूछा क्या है, आइडेंटिफाई इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्लानिंग जो आइडेंटिफाई किया गया है। तो जिन बच्चों ने यहां पर देखा फ्यूचर, उन्होंने लगा दिया होगा सीधा सीधा फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, हालांकि इफेक्टिवली टू द बेस्ट ऑफ एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव ये बताया उन्होंने कि बेस्ट तरीके से उनको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो कुछ बच्चे इसमें लिख के आए होंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, जबकि ये जो पूरा जो डोमिनेट कर रहा है क्वेश्चन वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को डोमिनेट कर रहा है। तो कुछ बच्चे इसका ए पार्ट लगा के आए होंगे और कुछ बच्चे इसका डी पार्ट लगा के आए होंगे। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो डी है। हालांकि जो भी बच्चे डाउट है वो आपस में लड़ाई ना करें, वेट करना है आपको सीबीएसई के आंसर की का। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये उन्हीं क्वेश्चनों में से है जिसके 2 आंसर्स पॉसिबल हैं, क्योंकि इसमें गोल अचीव कराने की भी बात की गई है, लेकिन जो डोमिनेट कर रहा है फैक्टर वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। फैक्ट्री के गेट पे जब भी आप कुछ लगाते हो तो आपको पता होगा, इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसका आंसर होना चाहिए यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आए, क्वेश्चन ने पूछा है द अबव इंफॉर्मेशन हाइलाइट्स वन ऑफ द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कार्टूनी प्लांट इज अ वेल नोन फॉर ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज वगैरह, इट हैज मेनी प्ले स्टेशंस। आगे चले फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द वर्क, लुकिंग एट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटिंग द कार्टूनी प्लांट, अ न्यू इंडोर प्लेग्राउंड इन द नेम ऑफ टीनी टॉट्स हाउस केम अप विद द एडवांस स्विंग्स। इसका मतलब आपका कंपटीशन आ गया है। तो जब भी कंपटीशन की मार्केट में एंट्री होती है तो उसे बोलते हैं डायनेमिक नेचर है एनवायरनमेंट का। क्वेश्चन भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही आपको अथॉरिटी मिलती है उससे डिराइव होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, डोलमा एंड यूएनए वर गार्डनर्स विद द डेकेड्स ऑफ हैंड एक्सपीरियंस, दे वर द फर्स्ट वंस टू रिकॉग्नाइज द नीड। अब जिन्होंने ये पढ़ रखा है वो आगे क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट वन का मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो जिस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी में आपको लिखा है बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल्स द वर्क टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका वो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हम, डिजी लॉकर वाला क्वेश्चन। ये काफी सैंपल पेपर्स में भी गिवन था। द अबव पैरा डिस्कस फ्यू डायमेंशंस ऑफ, फ्यू का मतलब एक से ज्यादा डायमेंशन डिस्कस की गई हैं। देखिए, डिजी लॉकर मतलब जिसमें आप डॉक्यूमेंट सकते हो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का क्वेश्चन है, इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। तो जहां पर मिनिस्ट्री की बात आ गई वहां पर हमें पता चल गया कि एक तो इसका पॉलिटिकल तो है ही, ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। और उसके बाद डिजिटल एम्पावरमेंट करेगा, तो जहां से डिजिटल वर्ड आ गया और एम्पावरमेंट मतलब टेक्निकल ये एनवांसमेंट हो चुकी है। तो पॉलिटिकल हो गया और टेक्नोलॉजिकल हो गया, जिसका ऑप्शन नंबर है इसका डी। तो जो बच्चे कोई भी और ऑप्शन लगा गए हैं वो सरासर गलत है। जिस भी क्वेश्चन में 2 आंसर पॉसिबल है वो आपको बता के चलूंगा। देखिए, क्वेश्चन ने पूछा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव, वो कौन सा है। देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। तो पहली चीज को गोल्स पे फोकस कर रहा है। इन एन अपकमिंग रिटेल चेन ऑफ प्रोवाइडिंग कंज्यूमर डोर टू डोर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंक्रीज द सेल्स। गोल्स के बारे में बात की गई, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की गई। एलआई इज एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन working with the objective of providing education to underprivileged children of the society. Management of each of these organization unite the efforts of their employees towards the achievement of organizational goals. हालांकि हमसे पूछा है कैरेक्टरिस्टिक,
तो इस कैरेक्टरिस्टिक में काफी सारे जैसे ग्रुप एक्टिविटी अगर यहां पर होता, क्योंकि वो लोगों की जो एक्टिविटीज है उसको कंबाइंड कर रहे थे, वो भी हो सकता था, लेकिन इनमें से हमें बताना था, तो जो इनमें से आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो गोल ओरिएंटेड है। हालांकि काफी सारे फीचर्स इसमें मिल रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन गिवन है उसमें से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, वेदर द डिसीजन हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डिजायर्ड एक्शंस और नॉट, आपने जो प्लान किया है क्या वो उस प्लान के अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं। कैन बी कंफर्म्ड बाय परफॉर्मिंग विच फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो सिंपल कंट्रोलिंग से हम ये इंश्योर करते हैं कि जो जो हमने सोचा था क्या उसके अकॉर्डिंग हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्ड हिमांशु टू आइडेंटिफाई द डिक्रीज इन सेल, हालांकि आंख बंद करके आप कंट्रोलिंग लगा सकते हैं, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है रीजन, और वो आपको स्टेप्स पता होंगे तो आपको पता होगा डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं कंपेयर करके, फिर एनालाइज करते हैं कि रीजन क्या है उसका। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। कुछ समय बाद हिमांशु ऑब्जर्व द टारगेट्स वर नॉट मेट एंड द नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स सोल्ड वर डिक्रीजिंग। तो ये जो चीजें आप एनालाइज करते हो कौन से फंक्शन में करते हो, तो इसके लिए आपको पूरा क्वेश्चन भी पढ़ के जरूरत नहीं है इसमें। और कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ऊपर एक क्वेश्चन कंट्रोलिंग का है तो नीचे कंट्रोलिंग आंसर नहीं आ रहा होगा, लगातार सेम दो क्वेश्चन के सेम आंसर कैसे हो सकते हैं, तो वो भी गलत है। कंट्रोलिंग दोनों का ही आंसर कंट्रोलिंग है। नेक्स्ट, the activities whose outcome is not only to improve the job performance but also help individual in progress towards maturity and actualization of their potential capacities known as, देखिए जब आप इंप्रूव कर रहे हैं जॉब परफॉर्मेंस तो वो ट्रेनिंग है, और जब आप उसके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और मेच्योरिटी को बढ़ा रहे हैं तो वो डेवलपमेंट है। अब सवाल ये आता है कि इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये होना चाहिए था, लेकिन आपको एक ना एक सिलेक्ट करना है, तो जो सही आंसर होगा वो डेवलपमेंट होगा। हालांकि इसमें दोनों आंसर्स हैं, ट्रेनिंग भी है डेवलपमेंट भी है, लेकिन ट्रेनिंग एक्सटेंड करने के बाद आप डेवलपमेंट फंक्शन को बताते हैं, इसीलिए यहां पर जो बेस्ट आंसर होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ द फॉलोइंग उसमें सी आंसर होगा। नेक्स्ट, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, देखिए द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रिलेट्स नॉट ओनली टू द फिजिकल प्रोडक्ट बट आल्सो बेनिफिट्स डिराइव्ड बाय फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये बिल्कुल सही है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगले स्टेटमेंट, the concept of product does not include the extend product by way of after sale service, availability of spare parts and handling complaints। देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो पॉइंट्स है आफ्टर सेल सर्विस वाले, स्पेयर पार्ट्स अरेंज कराने वाले, तो आप एक बार को लॉजिक दे सकते हैं कि प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन है। लेकिन आप बोलो कि कंप्लेंट्स वगैरह है, तो ये पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट है जिसमें कंपनी की इमेज को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो आंसर्स पॉसिबल हैं, और जिन बच्चों ने लगाया है कि दोनों ही ऑप्शन सही है तो उन्होंने लगाया होगा बोथ करेक्ट वाला ए लगाया होगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए सी, जिसमें कुछ बुक्स में आंसर ए भी गिवन होगा, तो जो बच्चे ए है वो निराश ना हो, आंसर ए भी हो सकता है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जो आपकी जो सीबीएसई है वो आंसर की क्या निकालती है आपकी, वही लास्ट में सही मानी जाएगी, चाहे उन्होंने गलत निकाला है, क्या सोच के निकाला है वो वही देखेंगे। हालांकि जो कंप्लेंट्स हैंडल करने वाले जो हमारे सेल्स होते हैं जो न्यूली आए हैं वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, और वो फोर्थ जो पी होता है हमारा प्रमोशन, वहां पर आता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, उन्होंने बोला है मैच द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट गिवन इन कॉमन 1 विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमन 2। देखिए नेचर ऑफ बिजनेस दो ही होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। तो देखो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में लोअर कैपिटल, तो इसका मतलब पहले वाले का आंसर तो यही है। फिर टेक्नोलॉजी की बारी आई, तो आते हैं टेक्नोलॉजी पे। A textile manufacturing company is installing a cement manufacturing plant and thus is its investment in fixed assets is increasing। तो इसे क्या बोलेंगे हम, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कैसे, कंपनी किस चीज की है, टेक्सटाइल की, और अब लगा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट की। नेक्स्ट, कैपिटल इंटेंसिव ये टेक्निक होता है, तो इसे हम बोलेंगे चॉइस ऑफ टेक्निक, तो ये ऑप्शन होगा। और जो लास्ट वाला बचेगा वो कौन सा है, टेक्नोलॉजिकल, जिसमें ऑब्सोलीट हो रही हैं मोबाइल की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं फास्टर। तो जो आंसर होना चाहिए सही वो होना चाहिए जिसमें पहले आंसर फर्स्ट, उसके बाद जो सेकंड बी का जो आंसर है वो है फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। तो ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ए ऑप्शन में ही इसका आंसर लिखा हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। आप भी इसको ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, कई बार बच्चे ऊपर सही मिला देते हैं नीचे गलत मिला देते हैं। नेक्स्ट, ये कंसेप्ट रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न्ड बाय द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फिक्स फाइनेंशियल चार्ज लाइक इंटरेस्ट। इसे मैं बता दूं आपको, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का ये कंसेप्ट है जिसमें जो बाहर वालों से हम जो पैसा लेते हैं, अगर मान लीजिए 10% के रेट पे डेट लिया हुआ है और 15% आपका आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो जो इस कंसेप्ट को बोलते हैं वो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स अपनी अर्निंग्स को बढ़ा लेते हैं क्योंकि बाहर से आप डेट लेते हैं और आपका आरओआई ज्यादा होता है। तो इसका भी आंसर कई बच्चे गलत लगा के आए होंगे, जबकि आंसर इसका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है।
द मोस्ट कॉमनली यूज टूल ऑफ प्रमोशन विच इज पेड फॉर्म, जहां पर आ गया पेड फॉर्म वहां पर आपका आंसर तुरंत पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछे यानी कि 3 सही है इसमें। कैपिटल मार्केट के अंदर फैसिलिटेट होते हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स वगैरह, लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, चलो बात सही है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर इज द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली और थ्रू एन इंटरमीडियरी। ये कौन सी मार्केट की बात कर रहे हो? सेकेंडरी मार्केट की। जबकि प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली कंपनी इशू करती है और सेकेंडरी मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स ही सेल करते हैं, इन्वेस्टर्स ही बाय करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इनकरेक्ट पूछा है। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, प्राइमरी मार्केट मार्केट है जहां पर ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी, यस ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर है कि कस्टमर सिर्फ यहां पर बाय करते हैं, सेल नहीं करते। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स भी जाते हैं। तो जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, एक नेम टर्म साइन सिंबल डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ देम, जब भी आपका कॉम्बिनेशन वर्ड आ गया तो आपको पता चल गया कि इसमें ब्रांड आंसर होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम, मैन्युफैक्चरर से गुड्स आएंगे, कहां जाएंगे? उन्होंने कहा रिटेलर्स के पास गुड्स जाएंगे और लास्ट में किसके पास पहुंच जाएंगे? कस्टमर के पास। तो ये क्वेश्चन ने बोला है मैन्युफैक्चरर से जाएंगे, कस्टमर के पास जाएंगे और जो बीच में एक ही व्यक्ति है हमारा वो कौन है? रिटेलर। इसको कौन से लेवल का बोलेंगे? तो इसे 1 लेवल चैनल बोलेंगे। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग के बारे में कौन सी चीज बात गलत है? देखिए, इट इज अ डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग दैट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशन बिटवीन सेलर एंड बायर, बिल्कुल ठीक है। इट रेफर्स टू अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव डिजाइन टू इनकरेज द बायर्स टू मेक पेमेंट, हमें कौन सा बताना है? इनकरेक्ट वाला। परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट, तो इसको मैं अभी देख लेता हूं कि शॉर्ट टर्म सही होगा या लॉन्ग टर्म सही होगा, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग इमेज को डेवलप करता है। इट अलाउज द सेल्स पर्सन टू डेवलप अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, बिल्कुल सही है। इन दिस इट इज पॉसिबल टू टेक अ डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर एंड टू अडेप्ट द प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली। तो जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी। जिन बच्चों को डाउट हो रहा है कि आंसर बी कैसे होगा, तो बी का आंसर इसलिए होगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाता है। ये इसके बेनिफिट्स में भी लिखा होता है, ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल, देखो कॉस्ट ऑफ डेट भी है, कैश फ्लो पोजीशन भी है, इंटरेस्ट कवरेज भी है, कौन सा नहीं है? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपका फिक्स कैपिटल में है, वर्किंग कैपिटल में है और डिविडेंड डिसीजन में है और किसी में भी नहीं है। नेक्स्ट, व्हाई डिड गरिमा, बताओ गरिमा ने Why did Garima say that she was not a professional? गरिमा ने ऐसा क्यों बोला? State any 3 points in support of your answer। तो प्रोफेशन के आपको पता होगा, ये चैप्टर नंबर 1 से, कहां से? नेचर ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। गरिमा ने कुछ आंसर में ये बताया कि अब प्रोफेशन नहीं है। अब आप पूरी डिस्कशन पढ़े या ना पढ़े, आपको 3 पॉइंट्स बनाने अपने सपोर्ट में अपने आंसर के। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप पैराग्राफ से लेके आइए। तो कौन से पॉइंट सपोर्ट में आप लिख सकते हैं? क्या आप वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज लिख सकते हैं? पहले कंक्लूजन पढ़ लीजिए, गरिमा ने मना क्यों किया कि ये प्रोफेशन नहीं है मैनेजमेंट को लेके। तो जो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है वो तो एक पॉजिटिव पॉइंट है जो दोनों में प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जो कि मैनेजमेंट में नहीं होती, प्रोफेशन में होती है। तो जो पॉइंट है वो होगा आपका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, पहला। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो कि मैनेजमेंट में होते तो हैं लेकिन ऑपरेटिव नहीं होते। तीसरा आप इसमें लिख सकते थे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि आजकल मैनेजमेंट में बनाए तो जा रहे हैं लेकिन लीगली कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशन में है, प्रोफेशन के अंदर है। फोर्थ पॉइंट आप इसमें और कौन सा लिख सकते हैं? लास्ट, सर्विस मोटिव। तो सर्विस मोटिव सिर्फ प्रोफेशन में होते हैं। तो 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अगर किसी ने वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज लिखा है तो उसके मार्क्स पक्का पक्का कटेंगे। नेक्स्ट, विभू डिस्कस्ड एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। क्या है देखिए, विभू जॉइंड एज CEO मेगा मारुति लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग कार्स। ऑन द फर्स्ट डे ही एड्रेस्ड हिज सबऑर्डिनेट सेइंग दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी। बात खत्म, आगे पढ़ो ही मत। जैसे ही चेन ऑफ अथॉरिटी की बात आ गई, आपको आंसर तुरंत आपको पता चल गया कि जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए स्केलर चेन। और उसकी एक्सप्लेनेशन हालांकि उसने खुद ही दे दी होगी, दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, येलो फॉलोड बाय मैनेजर एंड एम्प्लॉयर। उसके अंदर रूटीन मैटर्स, वर्क में नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट CEO, और इमरजेंसी में इसे हम यूज कर सकते हैं, जिसको आपको पता होगा गैंग प्लैंक नाम, मतलब पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया उन्होंने स्केलर चेन। तो स्केलर चेन को आइडेंटिफाई करना था और एक्सप्लेन करना था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल का मतलब इस तरीके से डायग्राम बना के आपको इसके अंदर दिखाना था। नेक्स्ट, फिर थ्योरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन accomplishment of organization goals and judging accuracy of standard as importance of controlling as function of management। तो जो लिखे है थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेप्स, ये भी स्टेप्स बताने, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट,
स्टेट एनी 3 डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी, ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कुछ भी लिख सकते हो आप। नेचर ऑफ बिजनेस हो सकता है, स्केल ऑफ ऑपरेशन हो सकता है, या फिर आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकता है, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट, पता नहीं कितने सारे फैक्टर्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फिलिंग वैकेंसीज फ्रॉम जॉब पोजीशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी बेनिफिट्स, आपको 4 बेनिफिट्स बताने हैं। जब बारी आती है विद इन की, तो इसमें जो आंसर होता है वो होता है इंटरनल सोर्सेज। तो आपको इंटरनल सोर्सेज के बेनिफिट्स बताने, जिसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो और मोटिवेटेड हो जाता है, और हमारे यहाँ पर जो है लोग जो है सेटिस्फाइड रहते हैं। हालांकि डीमेरिट्स बता रहे तो लेथार्जिक वगैरह बन जाते हैं, लेकिन इसमें सीधे सीधे सिर्फ क्या बोलेगी, कोई भी 4 बेनिफिट्स बता दीजिए हमें इंटरनल सोर्सेज के। नेक्स्ट, staffing is not only helps in discovering and obtaining the competent personnel for the various job but also ensures some more benefits to the organization. State any such 4 benefits। तो स्टाफिंग के अंदर आप बेनिफिट्स बता सकते हैं, और इसके अंदर ट्रेनिंग भी आता है, तो ट्रेनिंग वाले पॉइंट्स भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट एनी 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। हालांकि इसमें जो हाईलाइट होंगे ज्यादा बेनिफिट्स वाले, वो ट्रेनिंग वाले ही ज्यादा होंगे, क्योंकि आप रिटेन तभी कर पाएंगे जब उन्हें ट्रेन कर पाएंगे। ठीक है, स्टेट एनी 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो आपको एलिमेंट्स बताने कम्युनिकेशन प्रोसेस के, जो सेंटर से शुरू होते हैं, आइडिया वगैरह आता है, एनकोडिंग डिकोडिंग, वो सब आपको इसके अंदर समझाना है। या फिर अगर आपको वो नहीं आता तो आपको बताने हैं तो स्टेट एनी 4 सिमेंटिक बैरियर्स। तो सिमेंटिक बैरियर्स जो लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, पहली कैटेगरी वाले होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार चेक करता हूं कि यहां में मैंने लिखा हुआ है कम्युनिकेशन। हाँ है, ये वाले बैरियर्स आपको समझाने हैं। सिमेंटिक बैरियर्स में बैडली एक्सप्रेस, सिंबल विद डिफरेंट, फॉल्टी ट्रांसलेशन, ये सारे जो पहली कैटेगरी आपको दिख रही होगी, ये वाली कैटेगरी वाले आपको इसके अंदर समझाने हैं। हम आ जाते हैं वापस अपने पेपर पे। नेक्स्ट, स्टेट 4 अदर इंसेंटिव्स ऑफ द टाइप ऑफ इंसेंटिव डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। तो इसके अंदर इसका मतलब ऊपर कोई कैटेगरी ऑफ इंसेंटिव, चाहे वो मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी, या आप जिसे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल भी कह सकते हैं, उसके बारे में कुछ बात कही गई है। देखिए, महामाना एंटरप्राइज इज नॉट ओनली गिविंग सैलरी टू हिज एम्प्लॉयज। नॉट ओनली का मतलब वो सैलरी भी दे रहे हैं, मतलब और बट इट ऑल्सो ऑफर्स बोनस। तो ये दोनों चीजें किस में आती है, मॉनेटरी में। आगे चलते हैं। टू फर्दर इनकरेज द एम्प्लॉयज इट इज अनाउंस दैट इट विल प्रोवाइड अ शेयर इन द प्रॉफिट। तो इसका मतलब अभी वो क्या दे रहे हैं, अभी वो पे एंड अलाउंसेस दे रहे हैं, फिर दूसरे पॉइंट में वो बोनस भी दे रहे हैं, तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं शेयर इन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग भी करेंगे। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपके एक कैटेगरी को डिनोट करते हैं, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल, या फिर आप कह सकते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव। या तो फाइनेंशियल बोलेंगे या मॉनेटरी बोलेंगे। ठीक है, दीज इंसेंटिव्स आर हेल्पफुल इंक्रीजिंग द परचेसिंग पावर, वो सब सही है। स्टेट 4 अदर फैक्टर्स। अब 4 अदर फैक्टर्स में आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी वाले बताने, नॉन मॉनेटरी वाले नहीं, जिसके अंदर आप परक्विजिट्स लिख सकते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन लिख सकते हैं, मतलब जो कैटेगरी उन्होंने बता दी उसे छोड़ के बाकी कुछ भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन दैट डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज। तो इसे डिसीजन जो बोलते हैं, डिसीजन मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की पैसा कहां से आएगा, इसे बोलेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके आपको फैक्टर्स बताने की, कॉस्ट कौन सी होती है, उसमें कंट्रोल कंसिडरेशन आपको क्या रखना है, और कंपनी के पास कैश फ्लो, जो कैश पोजीशन है वो क्या है, कैश फ्लो पोजीशन क्या है कंपनी की, तो आप डेट इश्यू कर सकते हैं, इक्विटी। नेक्स्ट, बाय डूइंग ऑल दिस हर्ष स्ट्राइव टू अचीव 2 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, एक तो आपका कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर, और एक जो उससे भी पहले इंपॉर्टेंट होता है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट एंड एक्सप्लेन द 2 ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो कुछ बच्चों ने इसमें के अंदर क्या गलती की होगी, वो उन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर लिख दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एक ही कंसेप्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग, और उसी के ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप इसे नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप इसका आंसर लिख सकते थे, क्योंकि कंसेप्ट का जो आंसर है वो फाइनेंशियल प्लानिंग है, और इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। अब आप बोलोगे कि अगर केस स्टडी पढ़ के पता लगाएं तो कैसे पता लगाएं, देखिए। हरीश इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर इन कोजा लिमिटेड, ही हैज बीन अवॉर्डेड बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। ठीक है, ही ऑलवेज एम्स एट स्मूथ ऑपरेशन फॉर ऑल फाइनेंस। तो देखो, स्मूथ ऑपरेशन का मतलब कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ फंड एट द राइट टाइम होता है। ठीक है, और फोकस ऑन फंड्स रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी इन द लाइट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। ही टेक्स इनटू कंसीडरेशन द ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स फॉर अ गिवन पीरियड। इससे आपको पता चलता है टाइम के लिए। तो जो आंसर होगा वो फाइनेंशियल प्लानिंग होगा। अगर किसी बच्चे ने कोई भी और आंसर लगाया, किसी और चैप्टर का लगा दिया, वो सब गलत है। नेक्स्ट, स्टेट एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल्ड बाय समीक्षा बिसाइड्स आस्किंग फॉर अ कैश मीमो। इसका मतलब कैश मीमो उसने लिया है, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि उसने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की है। तो हम आ जाते हैं आगे। समीक्षा इज अ क्लास 12th स्टूडेंट हैविंग बिजनेस स्टडीज वन ऑफ हर सब्जेक्ट। आफ्टर स्टडिंग इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज वन ऑफ द चैप्टर इन द बिजनेस स्टडी, शी ट्राइड टू अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज व्हाइल परचेजिंग द गुड्स। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है।
शी इज वेरी फाउंड ऑफ कुकिंग एंड ऑलवेज ट्राइज टू न्यू रेसिपीज। द टाइम शी वांट्स टू परचेज अभी जो ये वाला टाइम है इसमें वो परचेज करना चाहती है ब्रेड मेकर टू प्रिपेयर होममेड ब्रेड। ठीक है, यहां तक कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रही है वो। आगे चलते हैं हम। शी चेक्ड ऑनलाइन अबाउट द वेरियस ब्रांड्स ऑफ द ब्रेड। यहां से जो वो चेक करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, ये उसकी पहली रिस्पॉन्स, मतलब जो वो कर रहे हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात खत्म। अवेलेबल इन द मार्केट, कंपेयर किया है उन्होंने, तो इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर रहे हैं प्लस एनालाइज कर रहे हैं, ये उनकी पहली है। सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज डिसीजन कैन बी मेड। आगे, देन शी वेंट टू द नियर बाय मार्केट टू बाय इट बीइंग एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। तो पहली चीज वो इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर वो खुद ही बता रहा है। शी लुक्ड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, नेगोशिएटेड द प्राइस। तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, एक वो क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर है, रीजन बीइंग क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन मार्क चेक किया है उसका, और दूसरी चीज उन्होंने फिर प्राइस की नेगोशिएशन भी की है, जो कि एक वेल रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर करता है, अगर पॉसिबल है, फिक्स प्राइस की शॉप नहीं है। ऑन द लेबल चेक द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड आस्क फॉर गारंटी ऑन वारंटी। तो इसका मतलब वो दो कॉशियस है, क्वालिटी कॉन्शियस है, इसका मतलब उसने मार्क चेक किया, और ओवरऑल कॉशियस कंज्यूमर है क्योंकि उसने सारी चीजें चेक की हैं प्रोडक्ट के ऊपर। आफ्टर सेटिस्फाइंग विद ऑल द कंसर्न इन्फॉर्मेशन सी परचेज द ब्रेड मेकर एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। उसने कैश मेमो लिया, लेकिन उसने हमने बोला नहीं है कि कैश मेमो वाली बात बतानी है। आफ्टर कमिंग बैक होम शी ओपनड द पैकेज ऑफ ब्रेड मेकर एंड फाउंड एन इंस्ट्रक्शन बुकलेट इनसाइड। शी केयरफुली रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। तो ये उसकी एक और हो गई है जहां पर उसने इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड किया। तो मैं मार्क कर देता हूं यहां पर इंफॉर्मेशन वाले पॉइंट में, नियर बाय में जब आपने स्टैंडर्डाइजेशन मार्क मारा, ये वाला आंसर होगा। नेगोशिएट किया प्राइस को, यहां से ऑप्शन, यहां से आप कॉशियस कंज्यूमर है, स्टैंडर्डाइजेशन वाले से क्वालिटी कॉशियस है। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना, उनको फॉलो करना, ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एंड सक्सीड इन मेकिंग द चॉइस। ठीक है, समीक्षा इज फुलफिल्ड मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चार बतानी है आपको, इनमें से पांच में से कोई भी चार आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन, वो भी आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये तो सिंपल थ्योरेटिकल है, या फिर मेथड स्टडी या टाइम स्टडी आपको बताने। मेथड में वन बेस्ट वे, हर टाइम आपको परफॉर्म करना पड़ता है। टाइम स्टडी में आप स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब, इसके अंदर वाली एक्सप्लेनेशन जिसकी कीवर्ड थी वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन जनरल गाइडलाइंस एज अ फीचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। जो रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं या फिर स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो वाली एक्सप्लेनेशन आपको इसके अंदर लिखनी थी। कीवर्ड्स लिखे होंगे तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी एंड फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी इज अ सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल। तो ये वाला पॉइंट आपको समझाना है। नेक्स्ट, फिर आपको ऑब्जेक्टिव समझाने हैं, बजट समझाने हैं। ऑब्जेक्टिव में आप बता सकते हैं कि किस टारगेट के लिए हमने ऑब्जेक्टिव्स जो है, कौन सी कैटेगरी का प्लान आता है, पहले ये बताएंगे आप। जैसे नेक्स्ट में बजट में तो आप बताएंगे कि एंड रिजल्ट है, जिसमें हम न्यूमेरिकल टर्म्स या क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। सिंपल पॉइंट है कि इसको चेंज नहीं कर सकते जल्दी से, और इससे क्रिएटिविटी भी हमारी रिड्यूस होती है। प्लानिंग में नॉट वर्किंग इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। इसको आपको बताना है कि जो आपके प्लान पहले वाले सिचुएशन में काम कर गए हैं, वो जरूरी नहीं कि आगे वाली सिचुएशन में भी काम करेंगे। इसीलिए जो प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन है वो कंटीजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गए हम 33 पे। 33 की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, क्या है। एक्सप्लेन एनी थ्री कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस्ड इन द अबव केस। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग से लेके और ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सारी चीजें होती है। देखते हैं इसमें कौन सा है। बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन अंडर द ब्रांड नेम। वंस द वॉशिंग मशीन्स वर मैन्युफैक्चर्ड, पैकेट, ब्रांड एंड प्राइस प्रमोटेड, दे हैड टू मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट द राइट प्लेस इन द राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी एंड राइट टाइम। बेस्ट प्रोवाइडेड एक्यूरेट एंड स्पीडिंग प्रोसेसिंग ऑर्डर। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग हमें यहां से मिल गया। पहला पॉइंट ऑर्डर प्रोसेसिंग, आपको ऑर्डर मिले और आपने अच्छे से प्रोसेस कर लिया उसको। ठीक है, दैट मशीन वाज रीच द कंज्यूमर इन टाइम एंड राइट क्वांटिटी एंड स्पेसिफिक। दे आल्सो इंश्योर द वॉशिंग मशीन है आर फिजिकली मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर। इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। फर्दर बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स अरेंज द फैसिलिटी टू स्टोर। तो यहां वाले पॉइंट से आप क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। फिर जहां पर पॉइंट लिखा है और आपने ये लिखा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करके चलता हूं, और जहां पर वर्ड आया है स्टोर, तो आपने यहां पर लिखा होगा स्टोरेज इन डिफरेंट लोकेशंस नियर द मार्केट, मिनिमाइज द चार्ज ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये तीन ही है। अगर कोई इसके अंदर इन्वेंट्री कंट्रोल लिख के आया तो वो हो सकता है आप गड़बड़ करके आ गए। ये तीन ही पॉइंट्स और यही तीन लिख के आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आखिरी है 34th शायद, तो आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ टोयोटा। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की है। दे स्टार्टेड मीटिंग एवरी सैटरडे एंड संडे ऑन अ ग्राउंड नियर द ऑफिस बिल्डिंग। अगर आप कीवर्ड्स पे जाएंगे यहीं पे आपको पता चल जाएगा, ऑफिस बिल्डिंग के आसपास गैदर करने लगे। तो एक कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका आंसर होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और
उन्होंने बोला है आपसे आइडेंटिफाई करिए और इसको एक्सप्लेन करिए और 2 एडवांटेजेस आपको बताने हैं और 2 लिमिटेशंस बताने हैं। एडवांटेज में आप बोलेंगे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, सोशल नीड्स को पूरा करता है उनकी, ठीक है, और ये फ्लो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें एड करता है, मतलब हेल्प करता है। लिमिटेशंस में आप बता सकते हैं इसका सोर्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, र्यूमर्स फैल सकते हैं इसमें बहुत जल्दी। और बेनिफिट्स में आप एक और चीज बता देते हैं जो इसमें फीडबैक होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते थे। ये था पूरा सेट नंबर 1। सेट नंबर 2 में शायद कुछ क्वेश्चन मैंने बच्चों से मार्क कराए हैं कि कौन कौन से हैं, अगर वो इसके अंदर अवेलेबल होंगे तो मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्योंकि बाकी सारे सेम हैं ऐसा मुझे बताया गया है। तो क्या इसमें मुझे कोई क्वेश्चन दिख रहा है जिसपे स्टार मार्क्ड है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23 उन्होंने बोला है मेकिंग एफिशिएंट यूज, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है जो मुझे बताया गया वही अलग है, बाकी केस स्टडी और एमसीक्यू सारे सेम है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एनालाइजिंग डेविएशन, उसमें स्टेप्स के नाम कुछ और थे बस, इसमें रेगुलेटरी फंक्शन बताने थे, उसमें कोई और बताना था। इसमें 3 स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन है और ये भी थ्योरी वाला पॉइंट है तो इसमें भी कोई अलग नहीं है। हरीश वाला पॉइंट भी बिल्कुल सेम है और समीक्षा वाला देखो क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है और महामाया वाला भी क्वेश्चन। तो बच्चे जो कह रहे थे कि थ्योरेटिकल पोर्शन अलग है बाकी ऑलमोस्ट सारा सेम है, तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की। कोविड-19 वाला क्वेश्चन सेम है और बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, वॉशिंग मशीन वाला, ये वाला पॉइंट भी सेम है। एमसीक्यू में एक बार मैं फटाफट से देख लेता हूँ कि क्या मुझे कोई अलग क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या। ये वाला क्वेश्चन भी हमने वहाँ दिया था, एक्सटेंडेड वारंटी वाला, ट्रेनिंग वाला, आउटकम ही हिमांशु वाला पॉइंट इसके अंदर आ गया। और मैं ऐसा मान के चलूँ कि बच्चे जो बता रहे थे वो बिल्कुल सही बता रहे थे और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। डिजी लॉकर वाला क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन भी शायद लास्ट ही दिया हुआ है, तो मुझे लगता है सेट नंबर 1 to 3 में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं एक बार स्टार मार्क्ड वाले देख लूँगी कहीं किसी एमसीक्यू के ऊपर तो वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो मैं आ गया हूँ फटाफट से एमसीक्यूज़ पे, वो भी नहीं है और सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है जो इसके अंदर अलग है। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 ऑर्डर एंड डिसिप्लिन वाला पॉइंट है, इसके अंदर 3 प्रोटेक्टिव फंक्शन बताने हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं और टैपिंग एक्सटर्नल यूसेज या पोजीशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो मुझे नहीं लगता, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम है। अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन इसमें अलग है जो कि या तो केस स्टडी वाला है या एमसीक्यू वाला है, तो आप अलग से भी कमेंट में पूछ सकते हैं। नंबर मैंने पहले भी दिया हुआ है, उस नंबर पे आप अपना आंसर कंफर्म कर सकते हैं। इनमें मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे समझाए हैं जो कि आंसर्स अलग, मतलब 2 आंसर्स पॉसिबल है। पूरा पेपर ऐसा नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे बताए हैं जिसमें हो सकता है कि सीबीएसई का स्टैंड पॉइंट कुछ हो, आपने किसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो किया वो कुछ और बोलेगा, एनसीईआरटी कुछ और बोलेगी, तो आप अभी उसकी टेंशन ना ले। 1-2 क्वेश्चन के आंसर के लिए आप आंसर की का वेट कीजिए, जो सीबीएसई स्टैंड लेगी आपकी वही आंसर इसका सही होगा। तो ये रहा आपका बिजनेस को करते हैं हम एंड। बाकी की तैयारी के लिए आप अकाउंट्स की वीडियोस को जरा ध्यान से देखिएगा, आपकी पक्का तैयारी जो है इंप्रूव हो जाएगी। कम से कम क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कैसे कवर कराए जाते हैं वो आपको अकाउंट्स में समझाया जाएगा। कम से कम क्वेश्चंस के थ्रू आप जल्दी से जल्दी सिलेबस कैसे कर सकते हैं, तो जल्दी अकाउंट्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। इतने दिन की छुट्टी है, ऐसे लीन बैक एटीट्यूड में मत रहिएगा। पीडीएफ का लिंक हालांकि वैसे तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अवेलेबल करा दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अकाउंट्स एग्जाम।